हेलो गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे। कल हमने वाकाटक राजवंश के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के बारे में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुप्त वंश के पतन के बाद जब गुप्त वंश का पतन हो गया तो जिन नए राजवंशों का उदय, जो गुप्त वंश के ख़त्म होने के बाद नए नए राजवंश आए, ठीक है, उनमें से जो फेमस है वो कौन कौन से हैं? मैत्रक, मोखरी, पुष्यभूति, प्रवर्तिगुप्त या गौड़ प्रमुख हैं। ठीक है, ये क्या है? ये फेमस हुए हैं राजवंश गुप्त वंश के बाद। इन राजवंशों में पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया। इन सब राजवंशों में से जो पुष्यभूति वंश थे उनका सबसे विशाल साम्राज्य था। उन्होंने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया। पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन हुए हैं? पुष्यभूति। पुष्यभूति वंश की स्थापना की है पुष्यभूति ने ही। ओके, इनकी राजधानी कौन सी थी? थानेश्वर, जो कि हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित वर्तमान थानेसर स्थान थी। अब कौन सी है? कुरुक्षेत्र के में जो थानेसर है ना, वो राजधानी होती थी इनकी। उस तब थानेसर को थानेश्वर बोलते थे। ठीक है, ये आप याद रखना। प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था। जो प्रभाकर वर्धन थे वो इस वंश की स्वतंत्रता के जन्मदाता थे। और क्या थे? प्रथम प्रभावशाली शासक थे। प्रभावशाली शासक कैसे? इसने क्या किया था? परम भट्टारक और महाधिराज जैसी सम्मानजनक उपाधियां धारण की थी। ये जो सम्मानजनक उपाधियां हैं ना, परम भट्टारक और महाराजधिराज, इन्होंने धारण करी हुई थी। ये जो प्रभाकर वर्धन की पत्नी थी, उनके दो पुत्र हुए, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। ठीक है, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन प्रभाकर वर्धन की पत्नी थी यशोमती। उनके दो पुत्र हुए, एक कन्या राजश्री। दो तो बेटे थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, और एक बेटी थी राजश्री। राजश्री का विवाह किससे हुआ? कन्नौज के मोखरी राजा ग्रहवर्मा के साथ। कन्नौज के मोखरी राजा ग्रहवर्मा के साथ। फिर एक मालवा के शासक थे देवगुप्त। इन्होंने क्या किया? ग्रहवर्मा की हत्या कर दी। मालवा के शासक थे देवगुप्त, उसने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और राज्यश्री जिनकी पत्नी थी उसको बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। फिर राज्यवर्धन थे, उन्होंने फिर देवगुप्त को मार दिया। ठीक है, उन्होंने क्या किया? देवगुप्त को मार दिया, क्योंकि देवगुप्त ने ग्रहवर्मा को मारा था। तो राज्यवर्धन आए, उन्होंने देवगुप्त को मार दिया। पर जो देवगुप्त के एक मित्र थे ना, गौड़ नरेश शंशाक, उसने क्या किया? धोखा देकर राज्यवर्धन को मार दिया, राज्यवर्धन की हत्या कर दी। और राज्यवर्धन कौन था? जिसने देवगुप्त को मारा था। और देवगुप्त कौन था? जिसने ग्रहवर्मा को मारा था। ओके, नोट में क्या दिया हुआ है? शंशाक शैव धर्म का अनुयायी था। शंशाक क्या था? शैव धर्म का अनुयायी था। इसने बोध गया या बोधि वृक्ष को कटवा दिया। ठीक है, राज्यवर्धन की मृत्यु कब हुई? 606 ईस्वी में। 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। 606 ईस्वी में राज्यवर्धन की मृत्यु होगी, तब 16 वर्ष के थे हर्षवर्धन, जब वो थानेश्वर की गद्दी पर बैठे थे, जिसको थानेसर बोला जाता है, जो कि कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। हर्ष थे, इनको शीलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, जो हर्षवर्धन है इनको शीलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इसने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की थी। हर्ष ने शंशाक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया और उसे अपनी राजधानी बनाया। हर्ष ने क्या किया? जो हर्षवर्धन थे, इन्होंने शंशाक को पराजित किया,
जो कि शशांक शैव धर्म का अनुयायी था, इनको पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया और उसको अपनी कैपिटल राजधानी बना लिया। हर्ष और पुलकेशियन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष की पराजय हुई। हर्ष और पुलकेशियन द्वितीय दोनों के बीच कहाँ पर युद्ध हुआ? नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ और इसमें हर्ष है उसकी पराजय हो जाती है। 634 से 635 ईस्वी में इनका वो है टाइम पीरियड है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हर्ष और पुलकेशियन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष की पराजय हुई। इसमें ना हर्षवर्धन है ना वो हार जाती हैं। जो युद्ध होता है नर्मदा नदी के तट पर हर्ष और पुलकेशियन द्वितीय के बीच में, इसमें हर्षवर्धन हार जाते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हवेंसवांग है वो किसके शासनकाल में भारत आए? तो वो आए हर्षवर्धन के शासनकाल में। हवेंसवांग है ये चीनी यात्री थे एक, जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए। हवेंसवांग को यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। अब पूछा जाएगा कि हर्षवर्धन हवेंसवांग को यात्रियों का राजकुमार भी बोलते हैं और नीति का पंडित और वर्तमान शाक्य मुनि इसको कहा जाता है। ठीक है, वह नालंदा में विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने से, अब जो हवेंसवांग थे ना वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए, पर वो आए किस पर्पज से थे? वो आए थे नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आए थे और वो बौद्ध ग्रंथ है ना उसको संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आए थे। ये इनका मेन पर्पस था। हर्ष 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे तथा 643 और 45 में 2 चीनी दूत उसके दरबार में आए। हर्ष ने क्या किया? अपने दूत चीन भेजे, ठीक है, और 643 और 45 में 2 क्या आए उनके दरबार में आ गए। हर्ष ने कश्मीर के शासक बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए। हर्ष के पूर्वज भगवान जो हर्ष है ना हर्षवर्धन है वो भगवान शिव को और सूर्य के अनन्य उपासक थे। वो भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे। प्रारंभ में क्या है, जो शुरू में ना हर्षवर्धन थे ना वो कुल देवता थे इनके शिव, ठीक है, शिव के ये परम भक्त थे। ठीक है, पर फिर बाद में क्या हुआ, चीनी यात्री हवेंसवांग से मिलने के बाद उन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राज्याश्रय प्रदान किया और वह पूर्ण बौद्ध बन गया। क्या है, हर्षवर्धन शुरू में भगवान शिव को मानते थे जो कि उनके कुल देवता थे, पर बाद में क्या हुआ, चीनी यात्री हवेंसवांग आए थे ना हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत, तो उन्होंने क्या किया, वो मतलब उनसे मिलने के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और वो महायान शाखा में मानने लगे उनको, और वो पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म को मानने लगे। हर्ष के समय नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। जो हर्षवर्धन के शासनकाल में जो नालंदा महाविहार है ना वो महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। आगे क्या है, हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था। हर्षवर्धन के समय में हर 5वें वर्ष एक क्या है समारोह आयोजित करते थे और इस समारोह को ना महामोक्ष परिषद बोला जाता था। और जो हवेंसवांग था ना वो जो छठा समारोह हुआ था ना ये हर 5 वर्ष बाद होता था ना, तो जो 6 था उसमें सम्मिलित हुआ था। ठीक है, आगे क्या है, बाणभट्ट है वो हर्ष के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षचरित और कादंबरी की रचना की। बाणभट्ट के गुरु भर्चु थे। ये आप याद रखना कि बाणभट्ट है वो हर्ष के दरबारी कवि थे
उन्होंने हर्षचरित और कादम्बरी की रचना की और बाणभट्ट के गुरु कौन थे? भरचू थे। अब इनकी ग्रंथ कौन कौन सी हैं हर्ष के? प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, ये 3 संस्कृत नाटक हैं। ठीक है, इनकी रचना किन्होंने की थी? हर्ष ने की थी। हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से ये तीनों नाटक लिख दिए गए। एक धावक नामक कवि है, वो क्या कहती हैं कि हर्ष से पुरस्कार लिए गए, ठीक है, और उनके नाम से तीनों नाटक लिख दिए गए। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट किसको कहते हैं? हर्षवर्धन को। पर वो क्या है, वो ना ही कट्टर हिंदू थे और न ही सारे देश का वो शासक थे, हर्षवर्धन। ओके। हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज और महासामंत कहे जाते थे। जो हर्ष के मंत्री परिषद के जो मंत्री या सचिव थे ना, उसको अमात्य कहा जाता था। ठीक है। और प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य था वो कई प्रांतों में डिवाइडेड था, और प्रांत को क्या उस टाइम कहते थे? भुक्ति बोलते थे। और हर भुक्ति का शासक राज्य स्थानीय, उपरिक और राष्ट्रीय कहलाता था। भुक्ति का विभाजन जिलों में हुआ था। ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये देख लीजिए आप। ग्राम या शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी ना, वो शासन की सबसे छोटी इकाई थी। और जो ये ग्राम शासन का प्रधान था ना, वो था ग्रामा शप्तलिक। ओके, ये थे। हर्षचरित के अनुसार हर्ष की मंत्री परिषद, भंडी किसको बोलते थे? प्रधान सचिव को। सिंहनाद प्रधान सेनापति को, कुंतल अश्वसेना का प्रधान, और स्कंदगुप्त गज सेना का प्रमुख। ठीक है। पुलिस कर्मियों को उस टाइम क्या कहते थे? चाट या भाट, ये पुलिस कर्मियों को कहा जाता था। दंड पाशिक एवं दांडिक पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। अश्वसेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर, पैदल सेना के अधिकारी को बलाधिकृत या महाबलाधिकृत कहा जाता था। आगे क्या है? हर्षचरित के समय में जो सिंचाई वगैरह होती थी ना, ठीक है, उसके साधन के रूप को तुला यंत्र, जिसको जल पंप, इसका भी उल्लेख मिलता है। हर्षवर्धन के जो शासन काल में सिंचाई होती थी। हर्ष के समय क्या था? मथुरा था ना, वो सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है। नोट में क्या दिया हुआ है? हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द आया है। प्रांतीय शासन के लिए हर्षवर्धन के काल में लोकपाल शब्द आया है। ठीक है, तो हमारा ये टॉपिक यही कंप्लीट होता है। आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।